आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। दोस्तों, आप सभी लोग से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके प्रिपरेशन के लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे मैथ के क्वेश्चन को। आप सभी लोग को पता होगा कि आपके पेपर पे सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद साइंस के क्वेश्चन आते हैं और इसके बाद जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। आप सभी लोग को ये भी पता होगा कि यहाँ पे मैथ के 20 क्वेश्चन रहते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन रहते हैं और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन सॉल्व करने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से जांच कीजिए कि x² - 9x + 20 का गुणनखंड क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसे अपन लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, x² - 9x + 20। आप में से कई लोगों ने इसे सॉल्व भी कर दिया होगा। तो अपन इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 20 को दो ऐसे भागों में बांटेंगे जिनको जोड़ने के बाद 9 आता हो और गुणनखंड करने के बाद 5 आता हो। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 5 और 4 हैं। यदि अपने आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आता है, 9 आता है और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 आता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² - 9x + 20। ठीक है, इसका अपन गुणनखंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² - 5x - 4x + 20। ठीक है, इतना अपन लिख दिए। अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 5 और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, -4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x - 5 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि x - 5 और x - 5 दोनों पे है, तो अपन इसको भी कॉमन ले लेते हैं। जब x - 5 को अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x - 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके गुणनखंड कौन कौन से आ गए, x - 5 और x - 4 जो है तो इसका गुणनखंड आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे है, आप सभी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 पे इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि मूलों का गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे समीकरण दिया है, समीकरण क्या दिया है, v² - v - 6 = 0। इसका गुणनफल क्या होगा, यहाँ पे मूलों का गुणनफल बोला है। तो आप सभी लोग बताएं मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो मूलों का गुणनफल होता है C/A होता है। ठीक है, C/A होता है ना, तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे C की वैल्यू दी है -6 और A की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, A की वैल्यू यहाँ पे दी है 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, -6 पे 1 का भाग लगा देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, 0.96 × 0.96 × 0.96। इसके बाद क्या बोला है, 0.4 × 0.4 × 0.4 - 1। तो यहाँ पे किस फार्मूले का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे a³ + b³ वाले फार्मूले का यहाँ पे यूज हो रहा है और लास्ट पे क्या लिख दिया है, यहाँ पे लास्ट पे -1 लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको सिंपली प्रसार कर देना है इसका। तो जब आप इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप सभी लोग बताएं। तो यहाँ पे आ जाएगा AB, यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, a² + b² - AB - 1 आ गया। ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा कि a³ + q का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, a² + b² - a × b होता है और -1 तो लास्ट पे लिखा ही था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको भी आपको कोष्टक पे ले लेना है। अब आपको बताना है कि a² + b² का अपन को क्या लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन क्या लिखे थे, a + b लिखे थे। ठीक है ना, यहाँ पे कितना था, a² + b²। अपन क्या करते हैं, इसको कोष्टक पे ले लेते हैं और यहाँ पे कितना था, -ab और यहाँ पे कितना था, -1 था। ठीक है, इतना था ना। अब आपको क्या करना है, इसका भी मान आपको यहाँ पे लिख देना है। तो इसका जब आप मान लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -ab आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -ab तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे काट दीजिए, मैंने बताने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -ab और लास्ट पे यहाँ पे -1 तो था ही। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, a + b आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a + b की वैल्यू तो अपन को बताई नहीं गई है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 0.96 और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू है
0.04। बस आपको इस वैल्यू पे यहाँ पे पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख के, तो इसका आंसर आ जाएगा -0.1152। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा। आप इसे रख के देख लीजिए, इसका आंसर यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, एक्स प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। एक्स प्राकृत संख्याओं का औसत बताया गया यहाँ पे 29 बताया गया है। ठीक है, यदि एक्स प्राकृत संख्याओं के योग में 25 की वृद्धि होती है, ठीक है, एक्स प्राकृत संख्याओं पे 25 की वृद्धि होती है तो क्या होता है, औसत पे 2.5 की वृद्धि होती है। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ पे 29 बताया गया है। तो इनका टोटल कितना होगा, तो इनका टोटल होगा 29 एक्स होगा। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे एक्स संख्याओं का औसत कितना था, 29 था, तो इसका टोटल कितना होगा, तो इसका टोटल होगा 29 × एक्स होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, यदि इस पे 25 की वृद्धि होती है तो औसत पे क्या होता है, 2.5 की वृद्धि होती है। तो यदि अपन पहले औसत कितना था, 29 था ना, यदि इस पे 2.5 की वृद्धि होती है तो यहाँ पे कितना आ जाता है, जब इस पे 2.5 की वृद्धि होती है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 29 + 2.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 31.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो इसका टोटल हो जाएगा 31.5 × एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला था, यहाँ पे किसकी वृद्धि हो रही है, 25 की वृद्धि हो रही है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 29x + 25 बराबर, यहाँ पे कितना आ गया था, यहाँ पे आ गया था 31.5 आ गया था। ठीक है, यहाँ पे x था, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 31.5x से ना 29x को घटा देना। जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.5x आ जाएगा। ठीक है, 2.5x आ गए ना। अब आप यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो 25 पहले से ही था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे कितना है, 2.5x है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, 8 अंकों की संख्या है, 8 अंक की संख्या यहाँ पे क्या बताई है, 2 4 6 x 5 3 y 2, जो कि किससे विभाजित है, 11 से विभाज्य है। तो आपको बताना है कि x + y की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि कोई भी संख्या 11 से कब विभाजित होती है, कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होती है जब उसके विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग 0 होता है या फिर 11 का गुणनफल होता है, तभी वह संख्या जो है तो 11 से विभाजित होती है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ये संख्या पे जो विषम स्थान पे अंक है ना उनको अलग कर देते हैं और जो सम स्थान पे है उनको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे विषम स्थान पे कौन कौन से अंक हैं, 2 है, 6 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद क्या है, y है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 + 6 + 5 + y। ठीक है, तो अपन इसे जोड़ के क्या लिख सकते हैं, 6 2 8 8 5 13। ठीक है, तो यहाँ पे विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आ गया, विषम स्थान पे अंकों का योग कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 13 + y। ठीक है, आप सब लोग इसे याद रखिएगा। इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे संख्या क्या है, 2 4 6 x 5 3 y 2 संख्या है ना, थोड़ा सा आप देख लीजिए, 5 यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, जो सम स्थान पे अंक हैं उनको अलग कर देना है। तो यहाँ पे सम स्थान पे कौन है, 2 है, 4 है, इसके बाद x है, इसके बाद क्या है, 3 है, इसके बाद क्या है, 2 है। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं 4x, इसके बाद क्या है, 3 है, इसके बाद क्या है, 2 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x इसकी आ जाएगी वैल्यू, सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, सम स्थानों के अंकों का योग हो जाएगा 4 और 3 कितना हो गए, 7 हो गए, 7 2 9 हो गए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9x जो है तो सम स्थानों के अंकों का योग आ गया। ठीक है ना, और विषम स्थानों का कितना था, 13 + y था। तो आपको क्या करना है, विषम स्थान पे कौन अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग आपस में घटा देना है। तो यहाँ पे कितना आया था, 13 + y आया था, मैंने आपको बताया था। और अभी कितना आया है, सम स्थानों का अंक योग यहाँ पे आ गया है 9 + x आया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे सिंपली घटा देना है। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इसे घटा देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 + y - 9x - x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y - x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 में से यदि अपन 9 घटाते हैं तो कितना आता है, 9 4 13 होता है, जो कि प्लस पे आएगा। और यहाँ पे कितना है, 0 तो है ही। तो दोस्तों अपन को यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, अपने को यहाँ पे प्राप्त होता है y - x + 4 = 0 प्राप्त होता है। अब आप सभी लोग बताएं, यहाँ पे x + y की न्यूनतम वैल्यू को अपने को ज्ञात करना है, तो x के स्थान पे क्या रख सकते हैं अपन, तो x के स्थान पे अब यदि अपन 0 रख देते हैं
और y के स्थान पे 4 रख देते हैं ना, यहाँ पे अपने से खुद मानना है आपको। यदि अपन x के स्थान पे 0 रखते हैं और y के स्थान पे 4 रख देते हैं तो यहाँ पे सब कुछ जो है तो 0 0 हो जाता है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई है, y की वैल्यू आ गई है 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x प्लस वाई की न्यूनतम वैल्यू को ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों को प्लस कर देना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता पे 3 एथलीट वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। वे इतनी गति से चल रहे हैं कि वे क्रमशः 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड में एक राउंड को पूरा करते हैं। यदि दौड़ दोपहर 1 बजे से शुरू होती है तो वह समय ज्ञात कीजिए जब वे एक दूसरे को पार करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 30, 35 और 40 का एलसीएम निकाल लेना है। तो जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 840 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है ना, 840 सेकेंड आया ना। और कितने किलोमीटर का पथ है, 20 किलोमीटर का दौड़ है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 20 किलोमीटर की दौड़ है ना, तो आपको 20 किलोमीटर यहाँ पे लिखा रहने देना है। यहाँ पे सेकंड है ना, तो आपको सेकंड पे क्या करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। जब आप 840 सेकंड को मिनट पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14 आ जाएगा। आ गए ना 14। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम कितना दिया है, 1 बजे दिया ना, तो 14 मिनट बाद फिर से वे मिलेंगे। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1:14 मिनट पे वे फिर से मिलेंगे। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आपको हूबहू ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि आपको सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे हिंट बता देता हूँ, आप उसी की मदद से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 95। ठीक है, और आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े वाले कोष्ठक को हल करते हैं, इसके बाद मछली वाले कोष्ठक को हल करते हैं, इसके बाद छोटे वाले कोष्ठक को हल करते हैं। इसी तरह से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन गुणा करते हैं, इसके बाद भाग करते हैं, इसके बाद प्लस करते हैं, इसके बाद माइनस करते हैं। बस आपको इस रूल का यहाँ पे अप्लाई करना है और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 95 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन पे क्या बोला, ए का 40%, बी का 30% और सी का 60%। तो आपको बताना है कि सी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज हटा देते हैं, मैंने हटा दिया। इसके बाद 0 से 0 सबको हटा दीजिए आप, 0 0 हटा दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, A4, यहाँ पे कितना आ गया 3B आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6C आ गया। अब आपको क्या करना है, इनको बराबर करना है, और बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4, 3 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 12 एलसीएम इसका आ गया। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इतने आ गए ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इतनी आ गई ना। अब आपको क्या करना है, सी ए का कितना प्रतिशत है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोलो, सी ए का। तो आगे क्या करेंगे, सी को लिखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है 3 है। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 200/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 66.66 इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। तो मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ, आप उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 2 को छोड़ देते हैं। यदि अपन 2 को छोड़ते हैं ना तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 8 आता है। तो 8 कैसे आया है, यदि अपन 2 पे 2 का गुणा करा के 4 को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। इसी तरह से यदि अपन 8 पे 3 का गुणा करा के, ठीक है, 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 28 पे 2 का गुणा करा के 4 को जोड़ देना है। ठीक है, तो मैंने 28 पे 2 का गुणा करा के 4 को जोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि इसके बाद 184 आता है कि नहीं आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 पे 3 का गुणा करा के 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो यदि अपन 60 पे 3 का गुणा करा के 4 को जोड़ते हैं, यदि 184 आ जाता है
तो 60 हमारा राइट आंसर रहेगा। तो आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 आता है। 180 पे यदि अपन 4 को जोड़ देते हैं तो 184 आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 60 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि हमारे द्वारा बताए गए हिंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, यहाँ पे एक संख्या बताई गई है, आपको बताना है कि ये संख्या किससे विभाजित होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो सबसे छोटी वाली वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी क्या है 5 की पावर 25 जो है तो सबसे छोटी है। जब आप इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 की पावर 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 की पावर 2, और यहाँ पे कितना आ गया 5 की पावर 1, और यहाँ पे कितना आ गया यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसको प्रसार कर देना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 125, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, जब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 156। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 5 की पावर 25 इंटू 156 आ गया है। अब आपको बताना है कि सिर्फ आपको 156 को चेक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 156 जो है तो किससे किससे डिवाइड हो सकता है। 156 जो है तो 12 से डिवाइड हो सकता है और 13 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ऑप्शन पे क्या दिया है सिर्फ 13 दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, आपको बताना है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो आप बताएं, यहाँ पे 315 है ना, 315 की घात क्या है 314। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे सिर्फ 5 को लेंगे, यहाँ पे 5 आ गया। अब आपको क्या करना है 314 पे 4 का भाग दे देना है। जो भी शेषफल आएगा ना उसी शेषफल को 5 की घात के रूप में लिखेंगे। तो 4 सत्ते 28 आ गया। इसके बाद 3 बचा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32 हो गया, और यहाँ पे कितना बच रहा है शेष 2 बच रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे 2 को घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 की पावर 2 आ गया। इसी तरह से अब यहाँ पे क्या बोला 314 की पावर 316। तो 4 के लिए रूल रहता है, यदि 4 की पावर सम आती है, यदि 4 की पावर सम आती है ना तो वहाँ पे 6 यूज होगा इकाई के अंक के रूप में। यदि 4 की पावर विषम आती है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ 4 का यूज होगा। ठीक है ना, यदि सम आता है तो वहाँ पे 6 का यूज करना है, यदि विषम आता है तो वहाँ पे 4 का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सम आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अपन 6 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब अपन 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 5 ही आएगा। तो अपन यहाँ पे 5 ही लिखेंगे। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। और आप सभी लोग को पता है कि 6 की चाहे कितनी भी घात है उसका इकाई का अंक क्या होता है, हमेशा 6 ही होता है। 6 ही होता है ना। तो आपको क्या करना है 6 कितना हो गया 12 हो गया, 12 5 17 हो गया। अब आप सभी लोग बताएं 17 की इकाई का अंक कौन सा है, 17 का इकाई का अंक हो जाएगा 7। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन है, आप इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर रहेगा 408। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कॉसिक थीटा बराबर √3 सेक थीटा। तो आप सभी लोग बताएं थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू को माना जाए कि ये इसके बराबर हो जाते हैं। तो यदि अपन थीटा की वैल्यू को 30 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 30 अंश मान लेते हैं। तो आप सभी लोग बताएं cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी cosic 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो cosic 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, कैसे आया आप सभी लोग को पता होगा कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो साइन का उल्टा क्या होता है cosic होता है। तो cosic की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। और आप सब यहाँ पे क्या करेंगे अपन यहाँ पे √3 लिख देंगे। इसके बाद cosic 30 की वैल्यू कितनी आएगी आप सभी लोग बताएं। तो cosic 30 की वैल्यू कितनी आएगी, cosic 30 की वैल्यू आ जाएगी 2√3 आ जाएगी। ठीक है, ये 3 √3 और √ यहाँ पे 3 कट गए। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 बराबर 2, यानी कि अपन थीटा बराबर 30 माना ना, यह पूरी तरह से सही है। तो आपको क्या करना है, आपको इन मान पे भी 30 को रख देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 2 थीटा, यानी कि अपन एक थीटा को क्या माने थे 30 माने थे ना। तो यहाँ पे 30 लिख दिया। यहाँ पे कितना है sin 2 थीटा। तो अपन क्या करेंगे 2 × 30 लिख देंगे, लिख दिया ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 60 प्लस sin 60 आ गया। ठीक है ना, cos 60 प्लस sin 60 आ गया। ठीक है, तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1/2। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर था। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग बताएं, 27 लेगा ना, 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 27 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 3। इसी पर 243 को अपन क्या लिख सकते हैं, 243 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 5। लेकिन यहाँ पे y है ना, तो y का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर z है ना, तो यहाँ पे z का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, 3 की पावर x, यहाँ पे क्या बनेगा 3 की पावर 3y, और यहाँ पे क्या बनेगा 3 की पावर 5z बनेगा। ठीक है ना, इतना बन गया ना क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब संख्या बराबर रहती है तो उनकी घातें भी बराबर रहती हैं। तो यहाँ पे संख्या क्या है, 3 है, 3 जो है तो सब पे बराबर है, तो इनकी घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे कितना आ गया, x बराबर 3y बराबर 5z हो गया ना। अब आपको क्या करना है, दो स्टेप को लेना है। तो यहाँ पे x बराबर 3y हो गया, और अपन यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5z। ठीक है ना, मैंने दो स्टेप करके यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x/3। ठीक है ना, इसी तरह से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी x/5 आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने x और y की वैल्यू को ले लिया ना। तो दोस्तों यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है x/3, और z की वैल्यू कितनी आई है, z की वैल्यू आई है x/5। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू को इस पे पुट कर देना है, इस समीकरण में इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/x/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/x/5 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है ना, 3 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x बराबर 5/x, और यहाँ पे कितना रहेगा 4/x तो रहेगा ही, और बराबर पे कितना है 36 है, यहाँ पे भी 36 है। अब आप सभी देख सकते हैं x x x तीनों पे बराबर है ना, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीनों के बटे पे x रहेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 36 है। ठीक है, जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 5 14 होगा, 14 4 18, तो यहाँ पे कितना होगा 18/x बराबर 36। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36x बराबर 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 18/36 आ जाएगी, यानी कि 18 एकम 18, 18 दूनी 36। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक विभाजन पे भाजक भागफल से 10 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, भाजक को अपन निकाल लेते हैं। तो भाजक अपन कैसे निकालेंगे, शेषफल का कितना गुना है 5 गुना है। ठीक है, तो शेषफल यहाँ पे कितना है 46 है, 46 के अपन 5 गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 230 आ जाता है। इतना आ गया ना। अब इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे बोल रहा है कि भाजक भाजफल से 10 गुना है। भाजक जो है तो भागफल से 10 गुना है, 10 गुना है। भाजक अभी आपने निकालने कितना आया था 230 आया था, और यहाँ पे भागफल यहाँ पे निकालना है अपने को, और यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे भागफल कितना आ जाएगा, यहाँ से भागफल आ जाएगा अपना 23 आ जाएगा। ठीक है ना, भागफल यहाँ पे कितना आ गया 23 आ गया। और आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल, ये वाले फॉर्मूले को तो आपने पढ़ा ही होगा। बस आपको यहाँ पे वैल्यू को रख देना है। तो यहाँ पे भाजक कितना आया था 230 आया था, भागफल कितना आया था, भागफल यहाँ पे 23 आया था, और शेषफल कितना है, शेषफल यहाँ पे 46 है। एक बार मैं आपको फिर से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भाज्य बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भाज्य बराबर रहेगा 230 इंटू 23 प्लस 46। ठीक है, आपको क्या करना है 230 में 23 का गुणा कर देना है, इसके बाद 46 को जोड़ देना। जब आप इतना करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 5336 इसका राइट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप सभी लोग को पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। यदि सबसे बड़ी की बात आती है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 97 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किससे बड़ा भिन्न है। आपको बताना है कि इन सभी 4 ऑप्शन में से कौन सबसे बड़ा भिन्न है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। आप सभी लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, इसलिए मैं यहाँ पे चेक नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है तो कितना है 14 सेंटीमीटर है। विकर्ण के रूप में कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा 98 वर्ग सेंटीमीटर। आप सब लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप इस क्वेश्चन के आंसर को पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, 3150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी दोनों समांतर भुजाओं की सीधी दूरी कितनी है 90 मीटर है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा कितनी है 30 मीटर की हो तो दूसरी समांतर भुजा अपने को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले बताएं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग लिख देता मैं यहाँ पे, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होती है। क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होती है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना बताया गया है 3150 बताया गया है। यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया। समांतर भुजा में से एक भुजा कितनी है 30 मीटर की है, दूसरे भुजा को अपने को ज्ञात करना है जिसे हमने एल मान लिया। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यहाँ पे बताई गई है 90 मीटर। ठीक है ना, इतना बताया गया ना। आपको क्या करना है, दो को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप यहाँ पे करेंगे 3150 इंटू 2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस एल बराबर इंटू 90। ठीक है ना, यही था ना। और दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, इतना तो आप सभी सॉल्व कर ही सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, दो बोलने की त्रिज्या कितनी है 2:3 है, ऊंचाई कितनी है 5:3 है, एक बेलन का आयतन कितना है 160 घन इकाई है। तो आपको बताना है कि दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे पहले बेलन का आयतन, यहाँ पे अपन लिखेंगे दूसरे बेलन का आयतन। ठीक है ना, तो पहले बेलन का आयतन क्या होगा पाई r² h1। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने r1 h1 का है मान लिया क्योंकि यहाँ पे दो बेलन है। इसी तरह से अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई r2² यहाँ पे कितना आ जाएगा h2 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना होगा ना। पहले बेलन का आयतन कितना है 160 है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 160। यहाँ पे अपने को दूसरे को निकालना है तो अपने दूसरा लिख दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई से पाई तो कट जाएगा ना, यहाँ पे मैं काट के दिखा देता आपको, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, r1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, r1 की वैल्यू यहाँ पे है 2, r2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो r1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से r2 की वैल्यू कितनी है 3 है, अपन 3 का स्क्वायर कर देंगे। h1 यहाँ पे कितना है 5 है, तो अपन यहाँ पे 5 लिख देंगे, और h2 यहाँ पे कितनी है 3 है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर रहेगा 216। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। यदि आपको सॉल्व करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अब साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए साइंस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, IVFET में आपको बताना है कि टी क्या दर्शाता है। तो टी क्या दर्शाता है, ट्रांसफर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे है जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कौन नहीं है, विटामिन। विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित 4 राशियों में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो कौन सदिश राशि नहीं है, 4 जो है तो अदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा किस स्थिति में अधिकतम होती है। तो किस स्थिति में अधिकतम होती है, सबसे उच्चतम बिंदु पर अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रसार का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि परिवर्तन प्रसार का कौन सा एक उदाहरण है। तो कौन सा है, पथ पर परिवर्तन जो है तो एक परिवर्तन प्रसार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गैस का दाब के कारण होता है। आपको बताना है कि जो गैस का दाब होता है किसके कारण से होता है। तो गैस के अणु जब कंटेनर की दीवार से टकराते हैं ना तो उसके कारण दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर अंतरिक्ष में एक रॉकेट काम करता है। तो किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, पनडुब्बियों के डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, आपको बताना है कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो कितना होता है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, 98 होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि जल का भार कितना होता है, तो कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, इतना आप सब लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पीतल, तांबा और किसकी मिश्र धातु होती है। तो किसकी होती है, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पीतल किसकी किसकी मिश्र धातु होती है, पीतल, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, सिन गैस के रूप में जाना जाता है। तो सिन गैस कैसे कहते हैं, CO+H2O को कहते हैं। ठीक है, CO+H2 को सिन गैस कहते हैं और इसी को वाटर गैस कहते हैं। आप सब लोग तो जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तत्व उच्चतम विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। तो कौन सा प्राकृतिक तत्व उच्चतम विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है, चांदी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि टेफ्लॉन क्या है। तो टेफ्लॉन क्या है, C2F4N जो है तो टेफ्लॉन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले धातुओं से बुनियादी ऑक्साइड की परतों को हटाना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, पिकलिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो के PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज। मैं वहाँ पे आपको इस वीडियो के PDF को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, एग्जाम रेज। आपको इसकी PDF वहीं पर प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा किसके साथ लेपित रहता है। तो किसके साथ लेपित रहता है, जस्ता के साथ लेपित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि किसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। तो किसने प्रतिपादित किया था, लैंड स्टीनर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, निम्नलिखित तत्वों में इलेक्ट्रॉन समानता किस क्रम पे होती है। तो किस क्रम पे होती है, सबसे पहले होता है क्लोरीन का, इसके बाद होता है फ्लोरीन का, इसके बाद होता है ब्रोमीन का, इसके बाद होता है आयोडीन का। कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रणोद की इकाई क्या है, यानी कि प्रमोद मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, आप सभी लोग बताएं। प्रति सेंटीमीटर डाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रति सेंटीमीटर डाइन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा का प्रकार है। तो कौन कौन से हैं, सहज प्रतिरक्षा और अनुकूलक प्रतिरक्षा, ये जो है तो प्रतिरक्षा के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों, अब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि आपके एग्जाम पे 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं और ये 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं, 30 मार्क्स के रहते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा किसके साथ लेपित रहता है। तो किसके साथ लेपित रहता है, जस्ता के साथ लेपित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि किसने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। तो किसने प्रतिपादित किया था, लैंड स्टीनर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, निम्नलिखित तत्वों में इलेक्ट्रॉन समानता किस क्रम पे होती है। तो किस क्रम पे होती है, सबसे पहले होता है क्लोरीन का, इसके बाद होता है फ्लोरीन का, इसके बाद होता है ब्रोमीन का, इसके बाद होता है आयोडीन का। कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रणोद की इकाई क्या है, यानी कि प्रमोद मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, आप सभी लोग बताएं। प्रति सेंटीमीटर डाइन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रति सेंटीमीटर डाइन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा का प्रकार है। तो कौन कौन से हैं, सहज प्रतिरक्षा और अनुकूलक प्रतिरक्षा, ये जो है तो प्रतिरक्षा के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहा।
दोस्तों अब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम पे 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं और ये 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं, 30 मार्क्स के रहते हैं, जो आपकी मेरिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो किस राज्य का है, असम का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन समकालीन भारत में सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो कौन है, मेधा पाटकर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसरो 2025 में अपना वीनस मिशन शुरू करने वाला है और कौन सा देश इसमें भाग लेगा। आपको बताना है कि 2025 पे इसरो जो है तो वीनस मिशन शुरू करेगा, तब उसमें कौन सा देश भाग लेगा। तो कौन सा देश भाग लेगा, फ्रांस। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया। तो कहाँ पे आयोजित किया गया था, लखनऊ पे आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य में देश सबसे अधिक परमाणु रिएक्टर है। आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक परमाणु रिएक्टर हैं। तो किस राज्य पे है, तमिलनाडु पे है। कौन कौन से हैं, एक कल्पक्कम है और एक कुंडलकुलम है। ठीक है, इतना तो आप सब लोग जानते होंगे कि तमिलनाडु पे कितने परमाणु रिएक्टर हैं, एक कल्पक्कम है और एक कुंडलकुलम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का विलय कितने वर्षों के बाद होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, राज्यसभा जो होती है तो विलय के अधीन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि के वेणुगोपाल वर्तमान में किस महत्वपूर्ण पद पे हैं। तो आप सभी लोग को पता होगा कि के वेणुगोपाल जो है तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद धारण करता है। तो कितनी अवधि के लिए पद धारण करता है, 6 वर्ष तक, या जब तक वह 65 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह पद धारण को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, 70वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए विषय क्या था। आपको बताना है कि 70वां गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो किस वर्ष मनाया गया था, 2019 पे मनाया गया था। तो इसका विषय क्या था, इसका विषय था गांधी का जीवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा।